जय हिंद साथियों। आरपीएफ एलडीसी एग्जाम के एग्जाम सीरीज में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस सेगमेंट में आज हम लोग राजभाषा नियम और राजभाषा अधिनियम, राजभाषा नीति से संबंधित जो भी प्रश्न बन रहे हैं उनको आज समाप्त करेंगे। इसके पहले 2 वीडियो इस चैनल पे अपलोड हो चुके हैं, जहां से कि आपको जो है मैक्सिमम प्रश्नों की प्रैक्टिस दी गई है और हमें नहीं लगता है कि इसके अलावा कहीं से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। आज का जो ये सेगमेंट है ये थोड़ा सा मिसलेनियस टाइप का है। जैसे परंपरागत प्रश्न तो पूछे ही जाते हैं, पिछले परीक्षाओं में हम लोग देखा गया। तो परंपरागत से हटकर जो रेलवे का डिपार्टमेंटल एग्जाम जो भी होता है, अन्य डिपार्टमेंटों में जीडीसीई की जो एग्ज़ाम होती है या एलडीसीई की एग्ज़ाम होती है, वहाँ से भी कुछ इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं विगत वर्षों में। तो इस तरह के प्रश्न को पूछने का आशा है, तो इसीलिए हमने कुछ इस सेगमेंट में कुछ मिसलेनियस प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करेंगे। और इसके अलावा इसके लास्ट पोर्शन में जो आरपीएफ रूल और आरपीएफ रूल, यहाँ मैं थोड़ा सा गड़बड़ बोल रहा हूँ, यहाँ राजभाषा नियम और राजभाषा अधिनियम से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो छूटी हुई है उसको इसमें लिया गया है। लगभग 60-70 प्रश्नों का ये श्रृंखला है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, इत्मीनान से देखिए। और ये सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न पूछे भी गए हैं और पूछे जा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये सेगमेंट को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकान को जरूर दबाएं, ताकि कोई भी जैसे ही नया अपडेट मिलता है उस अपडेट को हम लोग आप तक सबसे पहले पहुँचे। वीडियो के लास्ट में हम लोग चर्चा करेंगे कि अभी जो 8 जुलाई को जो एक लेटर आया हुआ है जिसमें बताया गया है कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वो लेटर है। उस लेटर को मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, थोड़ा समय की कम व्यस्तता के कारण, क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे कि एप्लीकेशन पे हम लोग रोज़ 100-200 प्रश्नों का सेट डालते हैं, जो कि उन सारे प्रश्नों को बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। प्रश्नों को सोचना, उसको बनाना और किस तरीके से उन सारे प्रश्नों को पब्लिश करना है, तो सारी चीज़ों में काफ़ी लंबा टाइम लगता है। तो इसी की वजह से थोड़ा सा टाइम कम मिल रहा था। लास्ट में इसके वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि उसका सॉर्ट आउट क्या है, कैसे हम लोग जो है बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए को इस चैनल के माध्यम से उसको समाप्त करेंगे। आइए अपना सेगमेंट शुरू करते हैं और इसको पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखिए, पहला प्रश्न यहाँ से पिछला जो है 99 प्रश्न तो 1 to 99 जो है प्रश्न हम लोग कर चुके हैं और उसमें बहुत सारे प्रश्नों पर हम लोगों ने प्रैक्टिस किया। तो आज जो है हम लोग प्रश्न संख्या 100 है। ये 160 प्रश्नों का ये सेट था हमारे पास, तो इसको मैंने ये आपके पास रखा था। इसका डीप सॉल्यूशन के साथ आपके साथ इसको किया जाएगा। तो सबसे पहला प्रश्न है, निर्मला किस प्रसिद्ध लेखक की कृति है? तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो हमारा राजभाषा नियम है 1976, तो इसके अंतर्गत जो है कई सारे पुरस्कार जो है, जिसमें से कि चाहे वो साहित्य का क्षेत्र हो, चाहे वो नाटक हो, चाहे वो गद्य हो, इस पे जो है अलग अलग तरीके का जो है पुरस्कार और अलग अलग तरीके का प्रोत्साहन योजना जो है राजभाषा विभाग के द्वारा चलाए जाते हैं। तो यहाँ से भी कुछ ये मिसलेनियस प्रश्न बनते हैं, तो इन प्रश्नों को देखते हैं। तो निर्मला किस प्रसिद्ध लेखक की ये कृति है? तो यह जो है, देखिए इसमें ऑप्शन दे रहा है भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद और हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसमें कुछ चीज़ें आप देख सकते हैं, इसको आप स्किप कर सकते हैं। अगर आप हिंदी साहित्य के छात्र रहे हैं या हिंदी में आपकी रुझान रही है, तो आप यहाँ से कई चीज़ों को स्किप कर सकते हैं। जैसे कि आप 2 चीज़ों को देख रहे हैं, जयशंकर प्रसाद और हजारी प्रसाद द्विवेदी। यह जो है काव्य के यह लेखक हैं, यह इन्होंने काव्य संग्रह किया है, इन्होंने काव्य के द्वारा किया है। तो अब यहाँ पे हमारे 2 प्रश्न बनते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र और मुंशी प्रेमचंद। तो यहाँ से प्रेमचंद जो है, यहाँ इन्होंने नाटक को भी लिखा है, इनके द्वारा जो है कहानी संग्रह भी इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। प्रेमचंद जो है यह निर्मला के जो है, यह जो है क्या, ये एक उपन्यास था और इस उपन्यास को मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जो है इसको जो है लिखा गया था। और मुंशी प्रेमचंद के द्वारा सन 1927 में, थोड़ा सा मैं पेन का कलर चेंज कर लूँ यहाँ से, इसकी विजिबिलिटी थोड़ी सी कम आ रही है। 1927 में, सन 1927 ईस्वी में प्रेमचंद के द्वारा जो है निर्मला नामक जो है यह उपन्यास लिखा गया था। यह निर्मला जो है क्या है, यह उपन्यास है। चलिए, यहाँ से क्लियर हो गया। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है? यह एक कहानी संग्रह है। रानी केतकी की कहानी बाल कृष्ण भट्ट, देवकी नंदन खत्री, किशोरी लाल गोस्वामी और इंसा अल्लाह खान।
तो इसमें आप देख सकते हैं कि इंसा अल्लाह खान, इस प्रश्न के सही आंसर जो है इंसा अल्लाह खान होगा, यानी इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर घ होगा। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। चित्रलेखा को कई बार पूछा गया है। देखिए, चित्रलेखा किस लेखक की कृति है और यह किस लेखक के द्वारा लिखा गया है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो इसमें ऑप्शन हमारा है, दिख रहा है प्रेमचंद, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, भारतेंदु हरिश्चंद्र और भगवती चरण वर्मा। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। भगवती चरण वर्मा जो है यह चित्रकला क्या ये भी एक उपन्यास है। चित्रलेखा जो है यह क्या है, चित्रलेखा यह क्या है, यह उपन्यास है और यह बहुत प्रसिद्ध उपन्यास रहा है अपने समय में। तो इसको किसने लिखा है, भगवती चरण वर्मा के द्वारा इसको जो है लिखा गया है। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अंधेर नगरी, नाटक अंधेर नगरी किसके द्वारा लिखा गया है। तो नाटक यह है, यह किसके द्वारा लिखा गया, इसको हम लोग देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, धर्मवीर भारती और शंकर शेष। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ख होगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा जो है यह नाटक लिखा गया था। अंधेर नगरी जो है यह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा जो है लिखा गया था। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ध्रुव स्वामिनी यह किस नाटककार की रचना है। ध्रुव स्वामिनी किस नाटककार की रचना है, इसके बारे में हम लोग देख सकते हैं। जयशंकर प्रसाद, भीष्म साहनी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और इंसा अल्लाह खान। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन क्या होगा कि यह जो है एक नाटक था और इसको जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा जो है लिखा गया है। जयशंकर प्रसाद इस प्रश्न का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर क होगा। ध्रुव स्वामिनी के नाटक के जो है नाटककार कौन है, जयशंकर प्रसाद हैं। अगला प्रश्न है, कहानी जो है उसने कहा था किसने लिखा है। कहानी जो है यह कहानी है जिसका नाम था उसने कहा था, यह किसके द्वारा लिखा गया है, इस प्रश्न के बारे में पूछा जा रहा है। तो यह जो है देखते हैं ऑप्शन, सुदर्शन, सआदत हसन मंटो, चंद्रधर शर्मा गुलेरी और भीष्म साहनी। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन जो होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ये सारे प्रश्न जो है विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं और इनको जो भी ये आपके पास जो ये कहानीकार या जो नाटककार हैं इनके नाम आप याद कर लीजिएगा, सभी इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट को यहाँ से लिया गया। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है यह कहानी उसने कहा था, यह उनकी कृति है, यह भी एक कहानी है। तो आइए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला देखिए, ये लगभग सभी लोग लगा लेंगे इस तरह के प्रश्न को। कफन किसकी रचना है, आप सभी को मालूम है कि ये कफन का जो है कई बार जो है इसका ये पूछा गया है परीक्षाओं में। तो कफन किसकी रचना है, तो इसमें देखते हैं सआदत हसन मंटो, भीष्म साहनी, धर्मवीर भारती। प्रसिद्ध यह जो है रचना है तो यह मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा जो है यह रचना यह कहानी जो है रखी गई थी। यह एक कहानी है, क्या है, कफन। तो आइए कुछ और, मुंशी प्रेमचंद बहुत फेमस नाम है, तो प्रेमचंद की कुछ और रचनाओं को देख लेते हैं जो पूछे गए हैं पिछले परीक्षाओं में। तो इसमें आप याद कर लीजिएगा, बरदान इनकी बहुत फेमस यह जो है रचना रही है। बरदान, प्रतिज्ञा, ये सभी प्रश्न जो है आप कहीं नोट बना सकते हैं, पूछ सकते हैं। मुंशी प्रेमचंद की सारी कृति है। प्रतिज्ञा हो गया, सेवा सदन, निर्मला, जिसके बारे में अभी एक हम अगला प्रश्न हम लोग देखे थे, इसके पहले वाला निर्मला जो है, रंगभूमि, गबन, गोदान, ये सभी इनकी जो है रचनाएं हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। तो ये सभी ये जो सारे हैं ये क्या है, यह इनके नाटक हैं। यह जो है कफन भी एक नाटक ही है जो मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया है और यह महत्वपूर्ण है। 4-5 जो भी है यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और इन्हीं में से पूछे जाते हैं। ये बहुत ही फेमस है। बाद में मुंशी प्रेमचंद जी के देहांत के बाद कुछ फिल्में भी बनी इनके नाटक पर आधारित, और इनका जो गद्य था, जो इनका नाटक की जो शैली थी वह बिल्कुल एकदम से 100% सामाजिक चीज़ें थी और ग्रामीण पृष्ठभूमि पर आधारित थी। तो बहुत ही पसंद किया गया अपने समय में, जबकि फिल्मों का और इतना जो है टीवी का और फिल्मों का जो है बोलबाला नहीं था। तो उस समय जो है जब नाटक और जो उपन्यास पढ़े जाते थे तो उस समय यह सारे सुपर हिट, इसको कहिए कि सुपर हिट और सुपर जुबली, ये सारे जो है इनके जो है ये सारे कृतियाँ रही हैं। जब भी मौका मिले तो आप लोग किताबों से दोस्ती जरूर करें और जो है
ये रचनाएं जो हैं आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए और बहुत सारी चीज़ें जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक्सपीरियंस देती है। तो मुंशी प्रेमचंद की ये सारी चीज़ें हैं। तो मुंशी, जैसे कि आपको मालूम है, मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा कई सारे उपन्यास भी लिखे गए हैं और ये सारे उपन्यास है, ये देखिए मैं थोड़ा सा, ये सारे उपन्यास है, उपन्यास ही ज्यादा करके इन्होंने लिखा है। तो ये उपन्यास, सारे उपन्यास है। वरदान हो गया या प्रतिज्ञा हो गया, सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, गबन, गोदान, ये सारे ये है। और कुछ इनकी कहानियां बहुत ही फेमस हुई हैं, तो उनको भी देख लीजिए। कहानी से भी प्रश्न पूछता है, तो कहानी में इनका महत्वपूर्ण है नमक का दरोगा, नमक का दरोगा, प्रेम पचीसी, इसको कहीं आप नोट बना सकते हैं, और अग्नि समाधि। ये इनकी तीन जो है, यह जो है कहानी जो है अग्नि समाधि, तो ये इनकी तीन कहानियां जो हैं आप कहीं देख सकते हैं। ये यहाँ से प्रश्न पूछते हैं, तो यहाँ से अगर पूछे जाते हैं तो आप लोग जरूर देखिएगा। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। चलिए, लंबा समय लगेगा बहुत, एक प्रश्न पे ज़्यादा टाइम लेंगे। तो अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 107 क्या कह रहा है। अब आ गया देखिए हमारा ये राजभाषा नियम, राजभाषा नियम 1976 से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, मिसलेनियस प्रश्न हैं, इनको देख लीजिए और बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ध्यान से देखिएगा। इनमें से कुछ ऑप्शन दिया गया, इसमें कह रहा है कि इनमें से ग क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले संघ शासित राज्य कौन कौन से हैं जिन्हें वर्ष 2019 में शामिल किया गया। ये सभी देखिए संघ शासित राज्य ही हैं, गोवा, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, पांडिचेरी। तो 2019 में जो है ग क्षेत्र के अंतर्गत जो है जम्मू कश्मीर को जो है जोड़ा गया, जम्मू कश्मीर को, यह संघ शासित प्रदेश, इसको जो है जोड़ा गया। तो 2019 में जो है ग से संघ शासित प्रदेश जो है यह जम्मू जोड़ा गया। और जब ग क्षेत्र की बात आती है तो अक्सर जम्मू कश्मीर के बारे में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा क्षेत्र ग के अंतर्गत जम्मू कश्मीर आते हैं। जैसे कि आपको पहले से ही मालूम है कि क ख क्षेत्र में पूरा जो हमारा संघ है, पूरा जो भारत है, वह 3 क्षेत्रों में बटा हुआ है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। प्रश्न संख्या 108 देखिए क्या कह रहा है। किन राज्यों में उर्दू को द्वितीय राजभाषा के रूप में घोषित किया गया है। बहुत ही मिसलेनियस प्रश्न है और बहुत ही टेक्निकल प्रश्न है। देखिए इसी तरह के प्रश्न जो है आपको मेरिट में आगे ले जाने में सहायता करते हैं, तो किसी भी प्रश्न को हल्के मत लीजिए, ये सारे प्रश्नों को बहुत ध्यान से देख लीजिए। ऐसा नहीं है कि परंपरागत प्रश्न ही आपसे पूछे जाते हैं, कुछ प्रश्न विगत वर्ष पूछे गए हैं, और जो जीडीसीई की चाहे एलडीसीई की जो भी परीक्षाएं हुई हैं रेलवे में, तो यहाँ से प्रश्न पूछे। तो हमारा प्रश्न है कि उर्दू को द्वितीय राजभाषा के रूप में किन राज्यों में, किस राज्य में जो है, किन राज्यों में जो है घोषित किया गया है। तो आंध्र प्रदेश और बिहार ऐसे 2 राज्य हैं, इनकी द्वितीय राजभाषा जो है यह क्या है, द्वितीय राजभाषा क्या है, उर्दू है, उर्दू है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। आप हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे घ सही होता है। अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी सलाहकार समिति किस मंत्रालय में गठित की जाती है। हिंदी सलाहकार समिति जो है यह किस मंत्रालय में गठित होती है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो हिंदी सलाहकार समिति जो है यह गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और वित्त मंत्रालय, ये तीनों मंत्रालयों में गठित की जाती है। ये तीनों मंत्रालयों का जो है, गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या वित्त मंत्रालय, ये तीनों मंत्रालयों के अंतर्गत जो है यह हिंदी सलाहकार समिति का गठन होता है। और जैसे कि आपको मालूम है कि जो विभागाध्यक्ष होते हैं, जो विभाग के जो सुपीरियर ऑफिसर होते हैं, यह जो है हिंदी सलाहकार समिति के जो है जो क्षेत्रीय या वहाँ के जो है ये अध्यक्ष होते हैं। तो ये तीनों, इस ऑप्शन का सही ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। ये सभी जो है, सभी क्षेत्र जो है यह इन सभी क्षेत्रों में हिंदी सलाहकार समिति की जो है गठित की जाती है। अगले प्रश्न के ऊपर है, केंद्रीय हिंदी समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं। तो ये प्रश्न देखिए भी थोड़ा लीक से हटके हैं। तो इस जो है केंद्रीय हिंदी समिति में कुल जो है 41 सदस्य होते हैं, 41 सदस्य होते हैं। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न आ गया, हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको इंपॉर्टेंट में लगाइएगा। डोंगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है। कई बार प्रश्न ये पूछा गया है। तो डोंगरी भाषा, जैसे कि नाम से ही मालूम है, जम्मू कश्मीर में जो है डोंगरी भाषा जम्मू कश्मीर में जो है बोली जाती है। और जम्मू कश्मीर किस क्षेत्र में आता है, तो यह आता है ग क्षेत्र में। इसको याद रखिएगा आप लोग, ग क्षेत्र के अंतर्गत आता है और इसको 2019 में इसको शामिल किया गया था। अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यदि केंद्रीय सरकार के किसी कार्यालय में 80% कर्मचारी हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तो उस कार्यालय को किस नियम के तहत राज्य पत्र में अधिसूचित किया जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसा कि आपको मालूम है कि जो हमारा राजभाषा नियम जो है, राजभाषा नियम 1976 शासकीय प्रयोजनों के लिए जो है, या राजभाषा नियम जो है अधिनियम के धारा 8 से
इम्पावर्ड होकर बनाया गया है। और इसका जो है पूछा जा रहा है कि किस नियम के तहत राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा ऐसे कार्यालय जो इसके 80% जो कर्मचारी हैं उनको हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है, उनको जो है बताया गया है कि उनको जो है नोटिफाई किया जाएगा, उनका जो है उस कार्यालय को जो है केंद्रीय कार्यालय के रूप में उसको नोटिफाई किया जाएगा, इसके बारे में बताया गया है। तो हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान, तो इसको जो है किसमें इसको किस नियम में बताया गया है, तो इसका सही ऑप्शन जो है घ होगा 10 के 4 में। यह 10 के 4 में यानी कि नियम 10 के 4 में यह बताया गया है। तो एक बार देख लेते हैं 10 के 4 में क्या क्या है। इसमें बताया गया है कि केंद्र सरकार के जिन कार्यालयों के 80% कार्मिक जो है उनको हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान उन्होंने प्राप्त कर लिया है, उन कार्यालयों के नाम जो है राजपत्र में अधिसूचित किए जाएंगे, यानी कि उनको एक नोटिफाई कार्यालय उनको माना जाएगा, नोटिफाई ऑफिस उनको माना जाएगा। यानी कि अगर 80% कर्मचारी जो है ये हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो उनको नोटिफाई कार्यालय माना जाएगा। अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो का गठन कब किया गया था? तो यह जो है 1/3/1971 को, देखिए ऑप्शन में भी है 1/3/1971 को जो है केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो का गठन किया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। ये प्रश्न इतना महत्वपूर्ण नहीं है, अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। देखिए ये प्रश्न आपका बहुत ही महत्वपूर्ण आ गया। ये प्रश्न है, सभी नाम पट, सूचना पट, पत्र शीर्ष और लिफाफों पर उत्कीर्ण लेख एवं लेखन सामग्री की अन्य मदें हिंदी और अंग्रेजी में ही हो, इसका उल्लेख किस नियम में किया गया है? तो आप इसके लिए आप 11 का 3 पढ़िएगा। ये जो नियम है 11 का 3, इस नियम में बताया गया है कि जो है कि जो सभी नाम होंगे, जो सूचना पत्र होंगे, जो पत्र का शीर्ष होगा जिसको लिखते हैं, लिफाफे का जो उत्कीर्ण लेख होगा या जो लेखन सामग्री और अन्य मदें जो होंगी उसको जो है किस में होगी? हिंदी और अंग्रेजी में होगी। ये 11 के 3 में, नियम 11 के 3 में बताया गया है। और ये मदें कौन कौन सी हैं? 11 के 3 में बताया गया है कि वो मदें कौन कौन सी हैं जिसमें जो कि हिंदी और अंग्रेजी में दोनों चाहिए। इसमें मैं एक पढ़ के आपको बता देता हूँ क्योंकि लिखने में टाइम लगेगा। देखिए मैनुअल संहिताएं हो गई, प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य हो गए, लेखन सामग्री, रजिस्टरों का प्रारूप और शीर्षक, नाम पट, सूचना पट, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड, लिफाफों पर उत्कीर्ण लेख, जैसे कि आपको इसमें देख रहा है ये सारी चीज़ें दिख रहा है। तो इन सभी चीज़ों को 11/3 में बताया गया है कि यह अंग्रेजी और हिंदी दोनों में होंगे, पहले हिंदी होगा फिर अंग्रेजी में होगा। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा हिंदी के विकास के लिए राजभाषा नियम कब बनाया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और तो जैसे कि आप सभी को मालूम है कि 1976 में बनाया गया, ये तो सभी को मालूम है कि 1976 में जो है राजभाषा नियम को जो है 1976 में बनाया गया। तो इसका कब बनाया गया? 17/7/1976, 17/7/1976 को जो है यह जो है ऑफिशियल लैंग्वेज रूल बनाया गया। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कर्मचारी कोई आवेदन, अपील या अभ्यावेदन हिंदी या अंग्रेजी में कर सकता है, यह किस नियम में दिया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट में इसको लगाइएगा, यह प्रश्न जो है पूछा जा सकता है। अगर कोई कर्मचारी को कोई आवेदन देना हो अपने कार्यालय में, कोई अपील करना हो या किसी सजा के विरुद्ध या किसी मामले में अभ्यावेदन करना है तो उसको हिंदी या अंग्रेजी में कर सकता है। यह जो हमारा राजभाषा रूल के अंतर्गत बताया गया है। और यह जो है हमें 7 के क्लॉज 1 में बताया गया है। नियम 7 का जो क्लॉज 1 है इसमें बताया गया है, 7 में बताया गया है कि आवेदन, अभ्यावेदन हिंदी अंग्रेजी में अपील कर सकता है। यदि हिंदी में है तथा हिंदी हस्ताक्षर भी है तो हिंदी में ही जवाब दिया जाएगा। यदि किसी कर्मचारी के द्वारा हिंदी में कोई आवेदन दिया जाता है तो उसका जवाब भी जो है हिंदी में ही दिया जाएगा। यह 7 के 1 में बताया गया है। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती है? देखिए 4 भाषाएं दी गई, हिंदी दी जाती है तो हिंदी तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, संस्कृत है, गुजराती है, मराठी है। तो इनमें से पूछा गया है कि कौन सा भाषा है जो कि देवनागरी लिपि में नहीं लिखा है, तो इसका सही ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। ग जो है यह देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा 118 है। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, टिपिकल प्रश्न है और इसको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। तो इसको गोपाल स्वामी अयंकर के द्वारा सबसे पहले जो है
हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव, इसको प्रस्ताव किया गया किसके द्वारा? गोपाल संके यानी कि जीएस अयंकर सर के द्वारा जो है यह बताया गया। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। प्रश्न संख्या 119 देखते हैं। निम्न में से यह अधिकार किसको है कि वह हिंदी अथवा किसी अन्य भाषा को उच्च न्यायालय की कार्रवाई का भाषा का दर्जा दे सकता है? तो यह जो है किसी राज्य के बारे में पूछा जा रहा है। एक बार मैं जरा देख लेता हूं। निम्न में से यह अधिकार किसको है कि वह हिंदी अथवा किसी अन्य भाषा को उच्च न्यायालय की कार्रवाई की भाषा का दर्जा दे सकता है। क्योंकि उच्च हाईकोर्ट की बात यहां पे आ रही है, तो राज्यपाल ऐसा कर सकता है, राज्यपाल ऐसा कर सकता है, लेकिन उसको राष्ट्रपति से इसकी पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी। अगर किसी राज्य को हिंदी अथवा किसी अन्य भाषा में उच्च न्यायालय की कार्रवाई की जो भाषा है उसमें देना है किसी अन्य भाषा को, तो उसको जो है राज्यपाल ऐसा कर सकता है, बशर्ते कि राष्ट्रपति से इसकी पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। प्रश्न संख्या 120 है। यदि किसी व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कोई जनहित याचिका या कोई रिट पिटीशन लगानी हो तो याचिका किस भाषा में लिखी जानी चाहिए? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और यह जो है किस में लिखी जानी चाहिए? तो यह जो है केवल अंग्रेजी में लिखी जानी चाहिए। अगर उच्च न्यायालय में कोई जनहित याचिका कोई लगाना है तो उसको जो है अंग्रेजी भाषा में उसको जो है लिखा जाना चाहिए। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अब देखिए ये सुमेलित वाला आ गया। इसमें से कौन सुमेलित नहीं है? कुछ राजभाषा दिए हैं कुछ राज्यों के, तो उसके बारे में यहाँ से पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम आते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी भाषा बिल्कुल सही है। गोवा में अंग्रेजी है, ये भी सही भाषा है। केरल में तमिल है, ये भी बिल्कुल सही है। आंध्र में तेलुगु लिखा हुआ, आंध्र में यह तेलुगु, यही जो है गलत सुमेलित है। यह जो है सॉरी ये सुमेलित है। ये आंध्र में जो तेलुगु भाषा चलता है ये सुमेलित है। यहाँ पे थोड़ा सा देखिए कौन सुमेलित है, मैं नहीं ऊपर जा रहा था। इसमें से कौन सुमेलित है उसके बारे में बात किया था। तो आंध्र में तेलुगु भाषा ये सुमेलित है। केरल में भी अंग्रेजी है की राजभाषा अंग्रेजी है, गोवा की अंग्रेजी है, और जम्मू कश्मीर की जो है इसका जो है उर्दू है। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में तेलुगु जो है, तेलुगु भाषा, आंध्र प्रदेश की राजभाषा कौन सी है? तेलुगु है। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। और सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी यहाँ की? सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी जो है उर्दू है। इसको भी ध्यान रखिएगा, सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी उर्दू है। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 122 का रहा है कि सॉरी वर्ष 1976 में गठित संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन थे? संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष जब 1976 में संसदीय राजभाषा समिति का गठन हुआ तो उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष जो है ओम मेहता थे। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको लगाइएगा, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। राजभाषा नियम के अंतर्गत जो है संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ओम मेहता थे। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है हिंदी प्रबोध परीक्षा। जैसे कि जानते हैं कि प्रबोध जो है 4 तरह की परीक्षाएं होती है हमारे वहाँ जो है, प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ और पारंगत। तो इसमें पूछा जा रहा है प्रबोध जो है यह इनिशियल बेस के लिए ग्रुप सी और ग्रुप डी के कर्मचारियों के लिए है। तो उसमें पूछा जा रहा है कि हिंदी प्रबोध परीक्षा 70% या उससे अधिक अंकों के साथ उत्तीर्ण करने पर मिलने वाली पुरस्कार राशि कितनी है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका सही ऑप्शन नंबर क होगा, यानी कि 1600 रुपया। 70% या उससे अधिक अंकों के साथ उत्तीर्ण करने वाली जो पुरस्कार है वह 1600 रुपये मिलती है। अब इसमें देख लीजिए, अगर 70% या उससे अधिक 70% या उससे अधिक जो है प्रबोध परीक्षा के अंतर्गत जो है 70% या उससे अधिक का अगर प्रबोध परीक्षा उत्तीर्ण करता है तो इसमें कितना दिया जाएगा? 2400 रुपये का पुरस्कार है ये। और अगर 60% या इससे अधिक परंतु 70% से अगर कम अंक आते हैं तो कितना पुरस्कार दिया जाएगा? यह जो है 1600 रुपया हो गया। 2400 रुपया 70% या उससे अधिक करने पर, अगर 60% से कम है लेकिन 70 से अगर कम है तो 1600 रुपये। और अगर 55% 55% अगर 55% प्रबोध की बात हो रही है, प्रबोध चूंकि हम लोग का जो कैटेगरी है वो प्रबोध ही है, तो 55% या इससे अधिक 55% या इससे अधिक परंतु 60% से अगर कम अंक आते हैं तो उसको कितना दिया जाएगा? पुरस्कार 800 रुपये
तो ये 3 पुरस्कार है जो प्रबोध के अंतर्गत आते हैं। 70% में 2400 रुपये, अगर 60% या इससे अधिक पे 1600 रुपये, अगर 55% या इससे 60% से कम आता है तो 800 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। इसको लिखिएगा, यहाँ से प्रश्न बनते हैं आपके। अगला प्रश्न है, नियमित हिंदी भाषा पाठ्यक्रमों का सत्र किस किस महीने में आरंभ होता है? जो नियमित हिंदी भाषा का जो पाठ्यक्रम है वह किस किस महीने में होता है? तो यह होता है जनवरी और जुलाई में। क ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 125 कह रहा है कि सरकारी कामकाज टिप्पण आलेख। टिप्पण आलेख का मतलब जो होता है, कोई भी पत्र जब लिखा जाता है, कोई सरकारी पत्र लिखा जाता है, उस पर एक टिप्पणी लिखा जाता है और उसी को टिप्पण आलेख बोलते हैं। तो सरकारी कामकाज में जो टिप्पण आलेख मूल रूप से हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से प्रथम पुरस्कार कितने व्यक्तियों को दिया जा सकता है? तो यह जो है 2 व्यक्तियों को दिया जा सकता है। जो है अगर जो टिप्पण लेखन या टिप्पण आलेख जो है उसको हिंदी में करने पर प्रोत्साहन के लिए जो 2 व्यक्तियों को जो है प्रथम पुरस्कार 2 व्यक्तियों को दिया जा सकता है। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं, प्रश्न संख्या 126। सरकारी कामकाज या टिप्पण आलेख मूल रूप से हिंदी में करने पर प्रोत्साहन योजना स्वतंत्र रूप से तीसरा पुरस्कार अधिकतम कितने व्यक्तियों को दिया जा सकता है? तो इसमें भी दो लोग होंगे, 2 लोगों को इसमें जो है 5 लोगों को। देखिए, यह जो है सरकारी कार्यालयों में कामकाज या टिप्पण आलेख को मूल रूप से हिंदी पर करने पर 2 लोगों को जो है प्रथम पुरस्कार और तीसरा पुरस्कार जो है 5 लोगों को, 5 व्यक्तियों को दिया जा सकता है। 126 में क्या है? घ इसका सही ऑप्शन होगा। 127 देखते हैं, राजभाषा नियम 1976 किस राज्य पे लागू नहीं होता है? कई बार इंपॉर्टेंट ये प्रश्न आया है, वेरी इंपॉर्टेंट में लगाइएगा। तो तमिलनाडु में जो है यह जो है लागू नहीं होता है। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं, 128। रेलवे बोर्ड में व्यक्तिगत नगद पुरस्कार योजना के अंतर्गत पूर्वोत्तर रेलवे के लिए कितने पुरस्कार निर्धारित है? एनईआर के लिए पूछा जा रहा है कि एनईआर में नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे में जो है पूर्वोत्तर रेलवे के लिए कितने पुरस्कार का निर्धारण किया गया है? तो इसमें जो है यह देखिए, व्यक्तिगत नगद पुरस्कार किसके लिए? ये ऐसा नहीं है कि बस किसी रेल कर्मचारी के लिए होता है। व्यक्तिगत नगद पुरस्कार जो होता है किसी आम नागरिक के लिए होता है, जो कि कोई अपना यात्रा वृत्तांत जो है लिखता है और उसके लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। तो इसमें देखिए, प्रथम पुरस्कार जो है यह प्रथम पुरस्कार 10,000 रुपये होता है। 10,000 होता है प्रथम पुरस्कार यात्रा वृत्तांत के लिए। द्वितीय पुरस्कार इसका जो है कितना दिया जाता है? तो द्वितीय पुरस्कार इसका जो है 8,000 रुपये दिया जाता है। 8,000 रुपये दिया जाता है। और तृतीय पुरस्कार कितना दिया जाता है? तो तृतीय पुरस्कार जो है यह जो है 6,000 रुपये का तृतीय पुरस्कार, ये 6,000 रुपये दिए जाते हैं। इसके अलावा जो है 5 लोगों को क्या दिया जाता है? प्रेरणा पुरस्कार दिया जाता है। प्रेरणा पुरस्कार दिया जाता है प्रोत्साहन के लिए। वो कितना होता है? प्रत्येक को 4,000 रुपये जो है ये दिए जाते हैं प्रेरणा पुरस्कार के रूप में। आशा है क्लियर हो गया। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको देख लीजिएगा। यहाँ भले ही जो है यह एनईआर की बात यहाँ पे की जा रही है, याद रख लीजिएगा कि बृहद यात्रा वृत्तांत के लिए जो है प्रथम पुरस्कार 10,000 रुपये, द्वितीय पुरस्कार 8,000 रुपये, तृतीय पुरस्कार 6,000 रुपये और 5 लोगों को 4,000 रुपये का जो है प्रेरणा पुरस्कार दिया जाता है। अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं, प्रश्न संख्या 129 का है, अधिकारियों द्वारा हिंदी में डिक्टेशन देने के लिए कुल कितने पुरस्कार निर्धारित है और उसकी धनराशि क्या है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सबसे पहले देखिए, जो कुल 2 पुरस्कार देते हैं और प्रत्येक को 5,000 रुपये जाते हैं। अधिकारियों के लिए के द्वारा हिंदी में जो डिक्टेशन देने के लिए जो है 2 पुरस्कार जो है निर्धारित किए, जो अधिकारी जो है ये 2 पुरस्कार दे सकते हैं और प्रत्येक को 5,000 रुपये का पुरस्कार दिया जा सकता 5,000 रुपये का पुरस्कार दिया जा सकता है। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर घ है और इसका कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत भी है। तो उसमें जो है ऐसे अधिकारी जिन्हें आशुलिपिक वर्ग की जो है सहायता उपलब्ध है या टंकण के लिए उनको कोई सहायक मिला हुआ है, तो ऐसे जो है अधिकारी जो है यह पुरस्कार स्वीकृत कर सकते हैं 5,000 रुपये का प्रत्येक के लिए। अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 130 कह रहा है कि हिंदी डिक्टेशन पुरस्कार योजना के अंतर्गत ग क्षेत्र के अधिकारियों के लिए निर्धारित पुरस्कार की धनराशि क्या है? तो यह है 5,000 रुपये है। चलिए, ये इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं है, इस पर हम लोग ज़्यादा समय नहीं देंगे। अगला प्रश्न चलते हैं, हिंदी डिक्टेशन पुरस्कार योजना के अंतर्गत क क्षेत्र के अधिकारियों के लिए वर्ष में हिंदी डिक्टेशनों में निर्धारित हिंदी शब्दों की संख्या क्या होनी चाहिए? तो
इस प्रश्न का सही ऑप्शन जो होगा यह होगा 20,000 शब्द होने चाहिए। हिंदी में डिक्टेंशन पुरस्कार योजना के अंतर्गत क क्षेत्र के जो अधिकारी हैं उनको जो है वर्ष में हिंदी डिक्टेंशन के लिए निर्धारित जो हिंदी शब्द कितने हैं 20,000 शब्द होने चाहिए। अगले प्रश्न का है 132 नंबर प्रश्न हमारा है, रेलवे बोर्ड की सामूहिक पुरस्कार योजना के अंतर्गत कुल कितने पुरस्कार निर्धारित किए गए हैं? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ग, यानी 3 पुरस्कार। रेलवे बोर्ड की जो सामूहिक पुरस्कार योजना है वो 3 लोगों को 3 पुरस्कार जो है वो दिए जाते हैं। प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार जो है रेलवे बोर्ड की सामूहिक पुरस्कार योजना है। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है, रेल मंत्री हिंदी निबंध प्रतियोगिता के कुल कितने पुरस्कार निर्धारित किए गए हैं? तो यह जो है प्रश्न देख लीजिए, रेल मंत्रालय की जो है अखिल भारतीय स्तर पर जो है हिंदी निबंध पुरस्कार योजना के तहत जो है राजपत्रित अधिकारियों को 2 और ये पर देखिए कुल 4 पुरस्कार देते हैं। राजपत्रित अधिकारियों को 2 और 2 अराजपत्रित अधिकारियों को जो है निबंध प्रतियोगिता में कुल जो है पुरस्कार कितने जाते हैं? 4 पुरस्कार दिए जाते हैं। जो है रेल मंत्री हिंदी निबंध प्रतियोगिता के लिए 4 पुरस्कार निर्धारित है, जिसमें 2 राजपत्रित को और 2 अराजपत्रित के लिए जो है निर्धारित किया गया है। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर जो है क इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। अगला प्रश्न है 134, तकनीकी मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना किसके नाम पर है? तो यह बहुत वेरी इंपॉर्टेंट में लगाइएगा, ये प्रश्न जो है आपका आ सकता है और यह लाल बहादुर शास्त्री पर जो है के नाम पर जो है यह पुरस्कार जो है तकनीकी मौलिक लेखन पुस्तक जो है कि लाल बहादुर शास्त्री तकनीकी मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना जो है यह जो है केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। अगला प्रश्न है, मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजनाओं के अंतर्गत विचारणीय पुस्तक सामान्यतः कितने पृष्ठों की होनी चाहिए? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको देखिए। कम से कम 100 पृष्ठ का होना चाहिए, कम से कम 100 पृष्ठ की होनी चाहिए। मौलिक पुस्तक लेखन की पुरस्कार योजना के लिए जो एबिलिटी है वो कम से कम 100 पृष्ठ की होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, रेल यात्रा वृत्तांत पर पुरस्कार योजना के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार की राशि कितनी है? अभी जो हमने बात किया था, जो पुरस्कार की जो प्रथम पुरस्कार जो है की का जो है कितना है, तो इसके लिए अभी हम लोगों ने बात किया था, जिसमें से कि जो है प्रथम पुरस्कार इसका जो है यह जो है 10,000 रुपये, प्रथम पुरस्कार इसका 10,000 रुपये है और प्रशस्ति पत्र 10,000 और प्रशस्ति पत्र रुपया है, जो कि रेल यात्रा वृत्तांत पर पुरस्कार योजना के अंतर्गत जो प्रथम पुरस्कार है वो 10,000 रुपये और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है रेल यात्रा वृत्तांत लिखने पर। यह सभी आम लोगों के लिए भी है। अगले प्रश्न के ऊपर जाते हैं। उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा क्या है? उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा जो है यह संस्कृत है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी वेरी इंपॉर्टेंट में लगाइएगा। उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा कौन सी है? यह है संस्कृत है। आंध्र प्रदेश और बिहार की कौन सी है? उर्दू है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। अगले प्रश्न के ऊपर, भारत के नागरिकों को हिंदी में ज्ञान विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार के तहत पहला पुरस्कार कितने राशि का दिया जाता है? कितने रुपए का दिया जाता है? तो इस प्रश्न को 10,000 रुपये का पुरस्कार दिया था। इस प्रश्न का सही ऑप्शन 10,000 रुपये होगा। भारत के जो नागरिक हैं उनको हिंदी के ज्ञान विज्ञान के संबंध में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए जो कि 100 पृष्ठ में होनी चाहिए, राजभाषा गौरव पुरस्कार के तहत पहला पुरस्कार 10,000 रुपये का दिया जाता है। अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। प्रश्न संख्या 139 है, केंद्र सरकार के कार्मिक सेवानिवृत्त सहित को हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार के तहत पहली पुरस्कार राशि कितनी है? तो यह 10,000 रुपये है। ये पिछला प्रश्न ही है, वो रिपीट हो गया है थोड़ा सा, लेकिन अलग अलग प्रश्न एक ही है लेकिन अलग अलग तरीके का दिया गया। अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। प्रश्न संख्या 140 है कि रेल मंत्री हिंदी निबंध प्रतियोगिता में भाग लेने वाले रेल कर्मचारियों को कम से कम कितनी रेल सेवा पूरी होनी चाहिए? तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर क है। वैसे रेल कर्मचारी जिन्होंने 3 महीने की सेवा अवधि पूरा कर ली है अपने नियुक्ति तिथि से, उनको जो है रेल मंत्री हिंदी निबंध प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए वो एलिजिबल हैं। 3 माह की सर्विस पूरी होनी चाहिए। अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। प्रश्न संख्या 141 कह रहा है कि भारतीय संविधान में कुल कितने भागों में भाषा संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो 3 भागों में। ये इसका सही ऑप्शन जो है 3 भागों में कौन कौन से हैं? तो 343 से लेकर 351 तक यह एक भाग हो गया। 120 में जो संसद के संबंध में दिया गया है और 210 में जो है यह जो है विधानसभा या विधानमंडल के भाग दिया गया है। तो भाषा संबंधी प्रावधान जो है यह जो है 3 भागों में 1, 2 और 3 भागों में 3 भाषा संबंधी प्रावधान दिए गए हैं और इनकी संख्या जो है कितनी है? टोटल जो है ये 9 इसमें हो गए
9 और +2 यानी कि 11 भाषाओं का 11 जो है अनुच्छेद जो है यह किससे है, भाषा संबंधी प्रावधान दिएंगे हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत। आगे उसका प्रश्न भी आएगा, उसको देखते हैं। अगले प्रश्न में देखिए, अब देखिए आ गया वो प्रश्न जिसकी हम बात करते हैं, भारतीय संविधान के कुल कितने अनुच्छेदों में भाषा संबंधी प्रावधान दिए गए हैं, तो वह है 11। 11 में जो है भाषा संबंधी प्रावधान जो है 11 में दिए गए हैं, जिसका भी हम लोग इस पर बात कर रहे थे। 343 से 351 तक ये कितने हो गए, 9 हो गए। 120 में जो है संसद से संबंधित जो प्रावधान दिए गए हैं, और 210 में जो है यह जो है विधानसभा या विधानमंडल से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तो 9-2 11 भाषाओं में जो है 11 भाषा संबंधी प्रावधान जो है 11 अनुच्छेदों में दिए गए हैं। अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में भाषा संबंधी प्रावधान दिए गए हैं, वही प्रश्न है। उसको देखिए, कई तरीके से इस प्रश्न को पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ग होगा इसका। 120, 210, 343 और 351, इसका सही ऑप्शन नंबर ग होगा 143 का। अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। संसद में सदस्य अपनी अभिव्यक्ति किस भाषा में दे सकते हैं, ये प्रश्न जो है 120 अनुच्छेद 120 से संबंधित जो है ये प्रश्न है। तो संसद में सदस्य अपनी अभिव्यक्ति किस भाषा में दे सकते हैं, तो 120 में यही चीज बताया गया है कि अध्यक्ष की अनुमति से अपनी मातृभाषा में हिंदी और अंग्रेजी में अगर कंफर्टेबल नहीं है तो वह जो है सदस्य जो है अपनी अभिव्यक्ति जो है वह अपनी मातृभाषा में भी दे सकता है, या सदन को संबोधित कर सकता है अपने मातृभाषा में। यह अनुच्छेद आर्टिकल 120 में ये दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। संविधान में दिए गए प्रावधान के अनुसार संविधान के प्रारंभ से कितने वर्ष की अवधि के समाप्त के पश्चात संसद का काम संबंधी यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो या अंग्रेजी में शब्दों का उसमें से लोप कर दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा 15, यानी कि 15 वर्ष के समाप्ति की अवधि के पश्चात जो है संसद के काम संबंधी जो अनुच्छेद होंगे ऐसे प्रभावी होगा मानो उसको अंग्रेजी में शब्दों का उससे लोप कर दिया गया है। अगले प्रश्न के ऊपर जाते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान में दिए गए प्रावधान के अनुसार संविधान के प्रारंभ से कितने वर्षों की अवधि के समाप्ति के पश्चात हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा राज्यों के विधानमंडलों में काम संबंधी यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो अंग्रेजी के शब्दों को उसमें लोप कर दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन जो है 25 वर्ष के बाद। चलिए, ये प्रश्न आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों प्रश्न इतने महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए हम इस पर बहुत चर्चा नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है, संविधान में दिए गए प्रावधान के अनुसार संविधान के प्रारंभ में कितने वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मिजोरम राज्यों के विधानमंडलों में काम संबंधी यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो अंग्रेजी में शब्दों का उसमें लोप कर दिया गया है। तो इस प्रश्न का शब्द क्या होगा, यह जो है 40 वर्षों बाद। अलग अलग राज्यों के लिए आप पहले ही दिया गया है कि अलग अलग जो है राज्यों के लिए अलग अलग प्रोविजन होंगे। जो 343 को आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये सारी चीजें हैं। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। इन प्रश्नों पर बहुत ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न है, संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का स्वरूप क्या होगा। तो तीन में आपको देखा कि देवनागरी लिपि होगा। तो देवनागरी में क्या है, यह अंकों का जो स्वरूप होगा यह 1 2 3 4 इस तरह का होगा। इस तरह से नहीं लिखा जा सकता, 1 2 3 इस तरह से नहीं लिखा। ये रोमन भाषा में या इस तरह के जो है या हिंदी, तो यह जो है अंकों का जो स्वरूप कैसा होगा, 1 2 3 4 5 ऐसे जो है इस तरह का स्वरूप होगा, ये स्वरूप होगा। ये सारी चीज़ें जो है, ये तीनों चीज़ें ये जो है नहीं होगी। शासकीय प्रयोजन के लिए जो शब्द उनका होगा, इनका प्रयोजन इस तरह से होगा। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। प्रश्न संख्या 149 देखते हैं क्या कर रहा है। राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले दस्तावेज किस भाषा में जारी किए जाएंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इन प्रश्नों को आप देख सकते हैं। यह जो है हिंदी और अंग्रेजी दोनों में जो है जारी किए जा सकते हैं। इस प्रश्न का सही ऑप्शन जो है राजभाषा के धारा 3(3) के अंतर्गत जो है आने वाले दस्तावेज किस भाषा में, हिंदी या अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी किए जाएंगे। अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। 150 कह रहा है कि हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी किसे कहा जा सकता है। बहुत टिपिकल प्रश्न है और ये इंपॉर्टेंट भी है, इसको देख लीजिएगा। तो प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी किसको कहा जाएगा। तो यह जो है जो कर्मचारी या जो अधिकारी जो है मैट्रिक स्तर की परीक्षा हिंदी माध्यम से उत्तीर्ण किया है, यानी 10वीं लेवल की जो परीक्षा है उसको हिंदी माध्यम से उत्तीर्ण किया जाएगा, उनको क्या कहा जाएगा, प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी उनको कहा जाएगा। जिसका परिभाषा किसमें दिया गया है, हिंदी में प्रवीणता। यह जो है राजभाषा नियम के जो है यह अंग नियम 2 का अंग कह लीजिए या नियम 2 का ई कह लीजिए। नियम 2 के ई में क्या दिया है,
प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी जो है नियम 2 के ई में इसको परिभाषित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर, और प्रवीणता प्राप्त कौन होगा? जो मैट्रिक स्तर की परीक्षा हिंदी माध्यम से उत्तीर्ण किया है। अगला प्रश्न है, हिंदी में कार्यसाधक कर्मचारी किसे कहा जाएगा? हिंदी में कार्यसाधक कर्मचारी किसे कहा जाएगा? तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन हो जाएगा मैट्रिक स्तर की परीक्षा हिंदी एक विषय से उत्तीर्ण किया होगा उसको क्या कार्यसाधक कर्मचारी कहा जाएगा, या हिंदी का कार्यसाधक ऐसा मान जाएगा उसको हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान है। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, अखिल रेल हिंदी टिप्पण और प्रारूप लेखन प्रतियोगिता में किस श्रेणी तक के अधिकारी भाग ले सकते हैं? ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसको देखिए। तो कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारी जो है वह भाग इसमें ले सकते हैं। हिंदी रेल टिप्पण और प्रारूप लेखन प्रतियोगिता में जो है कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारी इसमें भाग ले सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। रेल यात्रा वृत्तांत पुरस्कार योजना में कम से कम कितने शब्दों का यात्रा वृत्तांत होना चाहिए? कितने शब्द इसमें होने चाहिए, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो कम से कम जो है इसमें 3000 शब्द होना चाहिए। 3000 शब्दों का यात्रा वृत्तांत होना चाहिए रेल से संबंधित या उसके यात्रा से संबंधित, अगर किसी व्यक्ति के द्वारा जो है, भारत के किसी भी नागरिक के द्वारा जो है यह इसमें भाग लिया जा सकता है। अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। प्रश्न क्या है? 154 है, हिंदी में काम करने वाले पात्र टाइपिस्टों को पुरस्कार योजना भत्ता के रूप में प्रति माह कितनी पुरस्कार राशि दी जाती है? इन प्रश्नों को ऐसे ही ले लिया गया है, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो 160 रुपये का जो है उनको जो है क्या दिया जाता है, उनको पुरस्कार राशि दी जाती है। जो टाइपिस्ट होते हैं, जो हिंदी में काम करते हैं, हिंदी में जिनको टाइप का ज्ञान होता है, उनको 160 रुपये के अतिरिक्त जो है उनको पुरस्कार भत्ता योजना दी जाती है। अगला प्रश्न है, हिंदी में काम करने वाले पात्र आशुलिपिकों को पुरस्कार भत्ता योजना के रूप में प्रति माह कितने रुपए का पुरस्कार दिया जाता है? तो यह है 240 रुपये का पुरस्कार उनको दिया जाता है। अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। रेल मंत्री हिंदी निबंध प्रतियोगिता में भाग लेने वाले रेल कर्मचारियों को कम से कम कितनी रेल सेवा पूरी होनी चाहिए? तो 3 माह की सेवा जो है पूरी होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, 12 राजभाषा नियम के अनुसार अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस क्षेत्र में आते हैं? तो यह जो है क क्षेत्र में आते हैं। क क्षेत्र के अंतर्गत जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है यह क्या केंद्र शासित प्रदेश है, तो यह क क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है 158, भारत राजभाषा नियम के अनुसार इनमें से कौन सा राज्य क क्षेत्र में नहीं आता है? तो छत्तीसगढ़ भी आता है, हिमाचल भी आता है, राजस्थान भी आता है, गुजरात नहीं आता है। गुजरात किस में आता है? ख क्षेत्र में आता है। तो कौन सा राज्य इसमें नहीं आता है? गुजरात नहीं आता है। इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर ख होगा। अगला प्रश्न है, राजभाषा नियमों के अनुसार लक्षद्वीप को किस क्षेत्र में रखा गया है? तो लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश है और इसको किस में रखा गया है? ग क्षेत्र में रखा गया है, इसको ग क्षेत्र में जो लक्षद्वीप है। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? यह भी बहुत ही है। तो उर्दू भाषा भी शामिल है, आपकी सिंधी भाषा भी शामिल है, कोंकणी भाषा भी शामिल है। तो ये ब्रज भाषा जो है यह शामिल नहीं है। तो इस तरीके से जो राजभाषा से संबंधित प्रोविजन थे सब पे हमने यथासंभव प्रयास किया है कि हर एक छोटे से और बड़े प्रश्नों पर आपकी प्रैक्टिस कराई जाए। अब आप इसको अपने किस स्तर से इसको तैयार करते हैं, तीनों जो वीडियो है राजभाषा से संबंधित, इसकी लिंक मैं दे दूंगा आपको। यहाँ से आप प्रश्न ये तैयार कर लेंगे तो इन्हीं में से आपको प्रश्न आएंगे, बाहर से कहीं कोई प्रश्न आने वाले नहीं है। पूरा इसमें हमने प्रयास किया है कि राजभाषा अधिनियम, राजभाषा नियम और जो राजभाषा नीति है उससे संबंधित सारी चीज़ों को इसमें इंक्लूड किया है 160 प्रश्नों में। तो इसको आप देख लीजिए। और जो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि जो 8 तारीख का जो हमारा लेटर एक आया हुआ है उसके बारे में, कि 8 तारीख के लेटर में ये दिया गया है कि कहीं से भी आपको जो है आपको आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट, इसके अलावा इसके साथ साथ आपको जो है बीएनएसएस और बीएसए, इसकी जो है आपको तैयारी करनी है, आपको करनी ही करनी है। देखिए यहाँ से कम 5 से 6 प्रश्न मेरे हिसाब से बनने चाहिए और ये 5 से 6 प्रश्न जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको जो है मेरिट में लाने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम, तो कहीं से भी इसको जो है आप इग्नोर न करें। और बहुत हाई लेवल में भी जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत लो लेवल में भी जाने की ज़रूरत नहीं है। मेन चीज़ों को, कौन से प्रोविज़न हुए, कौन से किन धाराओं को निकाला गया, किन धाराओं को जोड़ा गया, कब ये लागू हुआ, इसका कितनी इसमें धाराएं हैं, इसमें शब्दों का जो क्रम क्या है,
खास करके जो आपका डेफिनेशन का पोर्शन है, जो चाहे बीएनएस हो चाहे बीएनएसएस हो, ये सारी चीज़ें जो है आपको तैयार करना है। और इसके लिए अब इस समय एक दो वीडियो में बना के डालूंगा जिसमें से कि बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए से संबंधित होगा। बाकी जो प्रश्न प्रैक्टिस सेट हम लोग बना रहे हैं, जो क्यूबिक्स क्लासेस का एप्लीकेशन है, उस पे जो प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं उसमें प्रयास कर रहे हैं कि मैक्सिमम प्रश्नों को या वहाँ से प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में 10 जो है बीएनएस, 10 बीएनएसएस और 10 बीएसएस के ऐसे प्रश्नों को हम लोग सेलेक्ट करते हैं जो प्रश्न जो है इस परीक्षा में पूछने के लिए संभावित है। सबके लिए बिल्कुल नया है, अभी कोई नहीं बता सकता है कि कैसे क्या हो रहा है, लेकिन जहाँ तक हमारा एनालाइज है कि इसमें बहुत बेसिक स्तर के ही प्रश्न पूछे जाएंगे और उन सभी प्रश्नों को हम लोग आपके प्रैक्टिस के लिए जो है क्यूबिक्स क्लासेस का जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन पे वो सारी चीज़ों को जो है हम लोग डाल रहे हैं। अभी आरपीएफ एसआई का भी जो है आरपीएफ एसआई के लिए भी प्रैक्टिस सेट हम लोग डाल रहे हैं क्यूबिक्स क्लासेस के एप्लीकेशन पे, और उसके लिए भी 80 प्रश्नों का जो है जो सेट है, जो 80 प्रश्नों का सेट है, अभी 2-3 सेट पड़े हुए हैं और रोज 1-2 सेट जो है अवेलेबल कराया जा रहा है, जिसमें से कि मैथमेटिक्स का जो आपका पोर्शन है उसको भी कवर किया जा रहा है, रीजनिंग के साथ साथ आपका प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल जो भी है सभी चीज़ों को उसमें किया जा रहा है। तो आप लोग अपनी प्रैक्टिस अगर करना चाहते हैं, अपने परीक्षा के प्रति आश्वस्त होना चाहते हैं, तो क्यूबिक्स क्लासेस का जो एप्लीकेशन है जो इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसको ज़रूर आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लें और वहाँ पे जाकर अपना प्रैक्टिस सेट लगाइए। बाकी वेबसाइट पर जो लोग कंप्यूटर और लैपटॉप पे देना चाहते हैं परीक्षा, वो अपने वेबसाइट वो जो है क्यूबिक्स क्लासेस का जो वेबसाइट है उस पर भी दे सकते हैं। और प्रश्न उसमें सारे प्रश्नों को आप 1-2 सेट लगाइए, आपको स्वयं ही पता लगेगा कि प्रश्नों का लेवल क्या है। प्रश्नों का लेवल को हम लोग प्रॉपर कवर करके चल रहे हैं, जो कि आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है, आ सकता है। बाकी जो विगत समय में जो परीक्षा जो कुछ प्रश्न आए हैं जो माइनर और मेजर एक्ट के, उसको भी इसमें शामिल किया गया है। तो हमारा कहने का मतलब है, इतना बताने का मतलब यही है कि ये जो पार्ट बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए का है, इसका जो है इसका प्रॉपर वीडियो बना के डाल पाना थोड़ा संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उतना टाइम नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट पे पूरा प्रयास किया है और पूरे सेट में जो है 20 से 25 प्रश्न जो है बेसिक लेवल के जो भी प्रश्न है, चाहे बीएनएस के हो, चाहे बीएनएसएस हो, चाहे बीएसए हो, इसके साथ जो आईपीसी सीआरपीसी से संबंधित प्रश्नों को भी डाला जा रहा है। करंट के प्रश्न भी अपडेट है, तो आप लोग वहाँ से जरूर देखिए। और आप लोगों को अगर किसी प्रश्न में कोई कंफ्यूजन होता है तो रिपोर्ट का ऑप्शन दिया गया है, वहाँ रिपोर्ट करिए, उन प्रश्नों का हम लोग डीप सोल्यूशन आपको देंगे। आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक आप अपनी तैयारी को जारी रखिए। परीक्षा के लिए समय बहुत कम बचा है, आप लोग साथ साथ जो है आरपीएफ एसआई का भी आ चुका है, उसके लिए भी अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। उसके लिए भी प्रैक्टिस सेट जो है क्यूबिक्स क्लासेस के एप्लीकेशन पे उपलब्ध है। तो अपना ख्याल रखिए। आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। सभी भाइयों को जय हिंद।